बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जुलाई 2022 और आज की इस वीडियो में 26 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उनसे संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, ऐसी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं। निसंदेह ही आपकी एग्जाम में इस श्रृंखला से आपकी हेल्प होने वाली है। अब यहाँ पर हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में कहाँ जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका उद्घाटन अभी हाल ही में IIT दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक बार पुनः आपको बता दूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2021 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिकांक PDF लॉन्च हुआ था। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह लॉन्च होते हैं सभी के सभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर पाएंगे। बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स कोर्स के तहत यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिलता है, जो कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। हजारों विद्यार्थी यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन स्थलों पर पर्यटन पुलिस की तैनाती की घोषणा की है, जिसमें कि पर्यटन पुलिस नीली जैकेट में होंगे। ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि यहाँ से कई सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार पुलिस के महानिदेशक यानी कि DGP SK सिंघल, जो वर्तमान में बिहार पुलिस महानिदेशक हैं यानी कि DGP SK सिंघल, ने पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा के लिए बोधगया व राजगीर में पर्यटन पुलिस की इकाई गठित करने का निर्देश दिया है। हालांकि बिहार में कई सारे पर्यटन स्थल है, लेकिन शुरुआती चरण में यहाँ पर इन दोनों स्थलों पर बोधगया और राजगीर में ये पर्यटन पुलिस की इकाई गठित करने का निर्देश अभी हाल ही में बिहार के जो वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं SK सिंघल द्वारा दिया गया है। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इसके अनुसार राजगीर और बोधगया में सितंबर से नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस नजर आएगी, यानी कि सितंबर में इसकी नियुक्ति होगी और सितंबर से ये कार्य करना स्टार्ट करेंगे। और ये भर्ती प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी ये जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। और साथ ही यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों के साथ वार्तालाप करने में भाषा की कठिनाई न हो, इसके लिए अंग्रेजी भाषा के जानकार पदाधिकारी और कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट इस प्रश्न से रिलेटेड है जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। हालांकि एग्जाम में आपके ये भी पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में बिहार पुलिस महानिदेशक कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे वर्तमान में SK सिंघल बिहार पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP हैं। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया, यानी कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में इन्हें शामिल किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुरली मनोहर श्रीवास्तव। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने और शोध पर हिंदी पुस्तक लिखने के लिए बिहार के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया, या फिर इसमें इनका नाम शामिल किया गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इस सम्मान से क्यों सम्मानित किया गया। दरअसल मुरली मनोहर श्रीवास्तव के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर एक पुस्तक लिखी गई थी वर्ष 2008 में, जो कि आप यहाँ पर इसके कवर पेज को इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इसी पॉइंट को यहाँ पर हमने आगे लिखा कि मुरली मनोहर श्रीवास्तव की यह पुस्तक वर्ष 2008 में प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, जो कि इस पुस्तक के 4 संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और पिछले 10 सालों में बेस्ट सेलर बायोग्राफी में भी यह पुस्तक शामिल है। तो इसलिए अभी हाल ही में इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया, या फिर इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया गया। आप ध्यान रखेंगे इनका नाम है मुरली मनोहर श्रीवास्तव, जो कि बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर बात आई है बिहार के बक्सर जिले की। बिहार वाले मैप पर आप बक्सर की स्थिति को देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि बक्सर जिला की जो सीमा है बिहार के अन्य 3 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। एक तो है कैमूर, एक है रोहतास, एक है भोजपुर। भोजपुर की बात करें तो बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भोजपुर जिले से ही संबंधित थे। रोहतास की बात करें तो रोहतास के बारे में एक पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष वर्ग, महिला वर्ग और साथ साथ ओवरऑल कैटेगरी में
यानी कि तीनों वर्गों में अगर हम बात करें साक्षरता दर की, तो रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक था। वहीं पे कैमूर की बात करें तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में बनाए जाने की बात कही गई थी। ये घोषणा भी हाल ही में हुई थी। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर पश्चिमी चंपारण की, तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो कि आपको ध्यान रखना, इसका नाम है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। बक्सर की बात करें तो बक्सर में एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है और बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी कटिहार जिले में छोड़ देती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको इस तरह से रिलेट करके याद रखना है, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने आपको एक प्रश्न बताया था कि बिहार में बक्सर जिले की सीमा 3 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये जिले की सीमा से संबंधित प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 65वीं वाला एग्जाम में पूछा गया था पटना जिला की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो कुल 9 जिलों के साथ पटना जिला अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं बिहार के 9 प्रमंडल और साथ ही साथ 38 जिलों की सूची को शामिल किया गया है। हमने यहाँ पे चर्चा किया था बिहार के बक्सर की, तो बक्सर जिला की बात करें तो ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना प्रमंडल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय पटना है। इसके अंतर्गत 6 जिले हैं, यह है पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। ये जिलों की सूची है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि अभी हाल ही में बिहार का 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। ये पटना का एक क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र, जिसे कि कह सकते हैं बिहार का 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा हुई थी। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह को सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह की बात करें तो वे बिहार के राजधानी पटना जिले के रहने वाले हैं। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले हम यहाँ पर चौथे प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले बिहार से रिलेटेड जो बेसिक्स फैक्ट हैं, आप चाहें तो यहाँ पर इसे वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं, या फिर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही ये बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होता है, तो रिविजन करने से आपको ये होगा कि चीज़ें लंबे समय तक के लिए आपको याद रहेगी। अब यहाँ पर अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की गई है? किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ये अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी यानी कि बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में इसे IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में IIT कानपुर द्वारा अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की गई है। ध्यान रखिएगा, IIT कानपुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस मांसपेशी का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में कृत्रिम अंग के रूप में भी किया जा सकेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे संबंधित याद रखेंगे। और साथ ही साथ इस तकनीक का प्रयोग भविष्य में स्मार्ट भवन, ऑटोमोबाइल और विमान उद्योग में भी किया जा सकेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से निकलकर सामने आई है, जो कि आपको याद रखना है। अब एक जानकारी आपको ये दे दूं कि हाल ही में IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया था। और साथ ही साथ IIT मद्रास और भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, जो खास करके बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत शामिल करते हैं। आई होप कि आपको इससे लाभ जरूर मिलेगा। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपने अभी देखा कि बिहार SI वाला एग्जाम आयोजित हुआ था, BPSC CDPO वाला एग्जाम आयोजित हुआ था। हमारे मटेरियल से लगभग सारे प्रश्न वहां पर आपके करंट अफेयर से लड़े हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए, पूर्ण रूप से आप यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। हमने आपको जो प्रयास किया है देने का कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध किया जाए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और चीजें आपके लिए बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का और भी इच्छा होता है। तो प्लीज अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में MSME मंत्रालय द्वारा कहां पर मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में यह भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। दरअसल यहां से आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि MSME मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में फ्यूलिंग इंडिया 2022 कार्यक्रम में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए रिपोज पे और फिनटेक के लिए एक प्लेटफॉर्म
फी गिटल को लॉन्च किया है। दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये फ्यूलिंग इंडिया 2022 से कार्यक्रम यानी कि समारोह में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए रिपोज पे और फिनटेक के लिए प्लेटफॉर्म फी गिटल को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात करें एमएसएमई की, तो एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और एमएसएमई का जो मतलब होता है ये होता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे बात है एमएसएमई की, तो प्रत्येक वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जबकि हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि एनएसआईसी की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने चर्चा किया महाराष्ट्र की यानी कि मुंबई की, तो मुंबई महाराष्ट्र के बारे में एक पॉइंट हमने ये लिखा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैंसर के रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की भी हाल ही में शुरुआत की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी को आपको नोट करना है। चलेंगे अगले हम छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न की हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रानिल विक्रमसिंघे अभी हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि इससे पहले वे श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, 6 बार के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हमने लिखा कि हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को चुना गया। वे पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं श्रीलंका के। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है वर्तमान राष्ट्रपति जो भी हाल ही में बने हैं, रानिल विक्रमसिंघे। हमने यहाँ पर आगे लिखा कि हालांकि इससे पहले वे पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था और साथ ही वे विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। रानिल विक्रमसिंघे की बात करें तो वे 1993 में पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये चीजें यहाँ से आपको नोट करना है। अब यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध संबंधों की बात करें तो अभी हाल ही में मार्च महीने में 7 से 10 मार्च 2022 तक भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिनिलेक्स यानी कि श्रीलंका इंडिया नवल एक्सप्रेस का 9वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। जो कि आपको ये ध्यान रखना, सिलिनेक्स जो आयोजित होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इसका 9वां संस्करण अभी हाल ही में 2022 में 7 से 10 मार्च तक ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। अब यहाँ पर चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न के हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा दिनेश गुणवर्धने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दरअसल यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे हाल ही में 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने शपथ ली है और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। साथ ही इससे पहले लगातार 6 बार के प्रधानमंत्री पद को संभालने वाले रानिल विक्रमसिंघे देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये जानकारी अभी हमने छठे वाले प्रश्न में दिया था। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है वर्तमान जो कि मौजूदा समय में नए प्रधानमंत्री बने श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धने। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका के बारे में एक जानकारी हमने आपको पहले भी दिया था कि श्रीलंका में अप्रैल 2022 में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ के भाग गए थे और यहाँ पर नागरिकों ने काफी ज्यादा उत्पात मचाया था। ये सारी जानकारी आप लोग न्यूज के माध्यम से भी देखते होंगे। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न की हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट कितने स्थान पर रहा है? तो भारतीय पासपोर्ट के दृष्टिकोण से देखें हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में यानी कि इस सूचकांक में तो भारतीय पासपोर्ट को जो स्थान मिला है ये 87वां स्थान मिला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 199 देशों की सूची में भारतीय पासपोर्ट 87वें स्थान पर है। साथ ही भारत के पासपोर्ट पर यात्री जो भारतीय यात्री होंगे वो बिना वीजा के 60 देशों की यात्रा कर सकेंगे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इस रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को 87वां रैंक मिला है और साथ साथ ये भी कंडीशन याद रखिए। साथ ही यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि भारत के पासपोर्ट के साथ यात्री बिना वीजा के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस सूचकांक में बात करें प्रथम स्थान पर कौन है, द्वितीय स्थान पर कौन है, तो इस पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शीर्ष स्थान पर जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है। यहाँ पर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत अगर हम बात करें सर्वाधिक जो मजबूत पासपोर्ट है किस देश का जो ज्यादा वैल्यू वाला है ये जापान, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया का। अगले पॉइंट में यहाँ पर हमने ये लिखा कि जापान का जो पासपोर्ट यानी कि जापानी पासपोर्ट पर यात्री बिना वीजा के 193 देशों की यात्रा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। और साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को इस लिस्ट में 109वें स्थान पर रखा गया है। अब यहाँ पर हमने इस सूचकांक के बारे में एक पॉइंट ऐड किया कि यह सूचकांक हैंडले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है जिसे कि इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार किन्होंने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनोज कुमार। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में मनोज कुमार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप यहाँ पर उन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं और उन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, नोट कीजिएगा। आगे हमने ये जानकर दिया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण क्षेत्र में खादी को विकसित करने के उद्देश्य से संसद अधिनियम के तहत शामिल एक वैधानिक निकाय है जो कि केंद्र सरकार द्वारा ये गठित है। आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं ये मनोज कुमार बने हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी में हमने विवेक कुमार लिखा है। तो विवेक कुमार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी निजी सचिव बनाए गए हैं विवेक कुमार को। और साथ ही साथ यहाँ पे बिहार खादी की दृष्टिकोण से देखें तो आपको कुछ समय पहले हमने जानकारी दिया था कि वर्तमान में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी है। जबकि आपको एक जानकारी हमने पहले भी दिया था कि इससे पहले जो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे ये बिहार के पंकज त्रिपाठी थे। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वर्तमान समय में कौन है, तो ध्यान रखें कि मनोज तिवारी वर्तमान में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? नीति आयोग के द्वारा भी हाल ही में ये सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे नवाचार सूचकांक में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। आपको ध्यान रखना है कि ये 17 राज्यों के बीच ये सूचकांक जारी हुआ है और इस मामले में 17 प्रमुख राज्यों की सूची में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। जबकि सबसे निचले पायदान की बात करें तो सबसे निचले पायदान पर छत्तीसगढ़, दूसरे निचले पायदान पर उड़ीसा और साथ साथ तीसरे निचले पायदान पर बिहार रहा है। तो ये निचले क्रम के कुछ राज्य हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी की बात करें तो पहले स्थान पर चंडीगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में इस श्रेणी में जो रहे हैं पहले स्थान पर ये रहे हैं मणिपुर। तो इस तरह की कैटेगरी को भी आपको ध्यान रखना है। बिहार के दृष्टिकोण से इस सूचकांक को देखें तो इस सूचकांक में बिहार को 15वां स्थान मिला है, यानी कि थर्ड लास्ट रैंक पर है, ये कह सकते हैं अपना बिहार। तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ या फिर कह सकते हैं बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड करें। हालांकि यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स अभी आयोजित होने वाली है, इस एग्जाम के लिए 50 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला यहाँ पर चलाई गई थी। ये सारे टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। अभी एक इसमें ऑफर चल रहा टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में, तो आप लोग इसे ज्वाइन करके बेहतर तरीके से आप इसकी अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से आपकी तैयारी किस स्तर की हुई, और साथ साथ अगर आप इसका कोर्स ज्वाइन करेंगे तो कोर्स में आपको ये सारे मटेरियल मिलेंगे जिसमें करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा। आपको दोबारा कहीं से भी कोई करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और यहाँ पर तमाम चीजें जो दिख रही है आपको, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बीपीएससी मेकर ऐप पर बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप यहाँ पर ये सारी चीजें जो देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो कई सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलेंगे आज की इस वीडियो के अगले 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है? तो अभी हाल ही में भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर किया गया 7.2%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का और राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को अप्रैल 2022 में अनुमानित 7.5% से घटाकर 7.2% कर दिया है। यानी कि अप्रैल 2022 में जो ये डेटा दिया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ये 7.5% दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आया इसके आधार पर हम बात करें तो इसे घटाकर 7.2% कर दिया गया है। लेकिन वहीं पे बात करें अगले पॉइंट की, तो 2023-24 के लिए यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर के अनुमान को 8% से घटाकर 7.8% कर दिया गया। अब यहाँ पे बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो ये सारी जानकारी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में इसकी शुरुआत असम सरकार द्वारा की गई। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है और इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी शुरुआत की है।
अब यहाँ पर आके ये भी हमने लिखा है कि इस योजना के तहत असम सरकार एक स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल का निर्माण करेगी, जिसके माध्यम से किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सीधे बुनकरों से हस्तकरघा वस्तुएं को खरीदा जा सकेगा। यानी कि बिचौलिए का जो कार्य है उसको समाप्त करने के लिए एक पोर्टल का भी निर्माण किया जाएगा। असम की बात है तो असम के बारे में हमने एक प्रश्न आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 4 दिवसीय अंबुबाची मेले का शुभारंभ यहाँ पर हुआ था। नोट कीजिएगा, अंबुबाची मेला जो संबंधित है ये असम से संबंधित। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। बताएं कि उन्होंने निम्न में से किस राज्य के नवे राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। इस प्रश्न के बारे में हमने आपको विस्तार से सारी जानकारी दी है। आप चाहें तो यहाँ पर सभी चीजों को विस्तार में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।